इथर्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, विस्कोसिटी है, वेपर डेंसिटी है, वोलेटिलिटी है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें इनके बॉन्ड टूटते नहीं हैं और इनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। वो सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ईथर की या आप बाकी किसी और भी मॉलिक्यूल की। अब जैसे हमारे पास एक ये ईथर मॉलिक्यूल है, आर ऑक्सीजन, आर ग्रुप एक गिवन है। ये आर ओ आर मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो ये अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप है। मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं कि ये डेरिवेटिव होते हैं वाटर के। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तब डिस्कस किया था कि वाटर के डेरिवेटिव्स हैं ईथर। वाटर के डेरिवेटिव होने का क्या मतलब है कि ये वाटर से बनाए गए हैं। वाटर के स्ट्रक्चर में अगर हम हटा देते हैं दो हाइड्रोजन और उन दो हाइड्रोजन की जगह सिर्फ H हटाकर अल्काइल ग्रुप लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन हटाया, जब मैंने एक H हटाकर एक R ग्रुप लिख दिया इसकी जगह, तो बन गया एक अल्कोहल R ऑक्सीजन एंड H, ROH अल्कोहल। अल्कोहल में से फिर मैंने ये पोलर हाइड्रोजन, पोलर हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता था, ये फिर हटा दिया, -H किया, प्लस R कर दिया इसकी जगह, R ये सेम लिख दिया या R डैश डिफरेंट लिख दिया, तो ये बन गया मेरे पास ईथर, R ऑक्सीजन R। ये ईथर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकते हैं, जैसे CH3 ऑक्सीजन CH3 है, ये कहलाता है सिमेट्रिकल। और एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, मान लो अल्काइल ग्रुप एक तरफ अलग है, C2H5 ग्रुप है, ऑक्सीजन एंड CH3, ये अल्काइल ग्रुप अलग है, ये वाला अल्काइल ग्रुप अलग है, इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, या इसको मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं। मिक्स्ड का मतलब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग। ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। वेल, वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है और दो लोन पेयर्स होते हैं, वो लोन पेयर अल्कोहल में भी हैं, वो लोन पेयर दो ईथर्स में भी हैं। ईथर के ये दो लोन पेयर पोलैरिटी का कारण है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में जब कंसीडर किया जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, डेल नेगेटिव हो गया, डेल पॉजिटिव हो गया। पोलैरिटी है, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें होगा -I इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण ऑक्सीजन पर चार्ज आया नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। किस बॉन्ड में हुआ? सिग्मा बॉन्ड में हुआ। सिग्मा बॉन्ड के इफेक्ट को बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से ईथर पोलर होते हैं थोड़े से। तो ईथर के लिए एक बात पता क्या चली कि ईथर नेचर में पोलर हैं। ईथर का ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नेचर में पोलर होता है, लेकिन ईथर के दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। ईथर में पोलर हाइड्रोजन नहीं है। एक बात तो यह है कि ईथर पोलर है। क्या मतलब ईथर पोलर होने का? इसके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। डाइपोल मोमेंट जीरो ना होने का एक कारण यह भी है कि ईथर में कोई ना कोई बॉन्ड एंगल 180 के अलावा है। 180 डिग्री अगर ये होता तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगा, ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड डाइपोल होगा। नेट रिजल्टेंट, इसका अगर नेट रिजल्टेंट कंसीडर किया जाएगा तो ये एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट आने चाहिए जो जीरो नहीं होंगे।
अगर ईथर लीनियर होते हैं, नहीं, अगर ईथर लीनियर होते आर ऑक्सीजन आर, तो हम इन दो बॉन्ड डाइपोल का वेक्टर समीशन करते, नेट रिजल्टेंट आ जाता 0। डाइपोल मोमेंट 0 ना होना क्या इंडिकेट करता है कि ईथर लीनियर नहीं है, ईथर आर बेंट। तो एक बात क्या पता चली, एक क्वेश्चन का आंसर क्या पता चला, ईथर्स आर polar, they do not have zero dipole moment. So ethers are not linear. डाइपोल मोमेंट से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का पता चलता है। डाइपोल मोमेंट जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होता चला जाएगा। भाई एक बॉन्ड एंगल ये है, कुछ भी ले लिया मैंने, 110 के आसपास ले लिया, एक बॉन्ड एंगल मैंने कम कर दिया सेम एल्काइल ग्रुप रख करके। अगर बॉन्ड एंगल मैंने मान लो 45 कर दिया, 30 कर दिया, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएंगे, यहां नेट डाइपोल ज्यादा हो जाएंगे। और अगर 180 एंगल पर आ गए ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट 0 ना होना इंडिकेट करता है कि ईथर बेंट हैं। पहली बात जो हमने डिस्कस की, क्या बात डिस्कस की कि ईथर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। दूसरी बात पर हम आते हैं, सेकंड पॉइंट जो है, ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अनलाइक एल्कोहल्स, एल्कोहल में एंड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनती है। वाटर कंसीडर कर रहा हूं मैं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी बिल्कुल, यहां दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका लोन पेयर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H ऑक्सीजन H, इसका लोन पेयर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। मैंने इसकी जगह पर अब यूज कर लिया अल्कोहल, एक आर ग्रुप ले लिया, ऑक्सीजन एंड H। इस अल्कोहल में ये है पोलर हाइड्रोजन, लोन पेयर अपनी जगह 2 जू के तू रहे। दूसरे अल्कोहल से प्योर कंपाउंड लिया मैंने, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर बना सकता है OH एंड R। दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है OR, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है H ऑक्सीजन एंड R। एक अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, चौथे अल्कोहल की जगह पर H की जगह R आ गया, दैट मीन्स यहां नहीं बनेगा। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ने, इस वाले अल्कोहल मॉलिक्यूल ने चारों तरफ अपने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, 1 2 एंड 3। इस वाले वाटर मॉलिक्यूल ने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए थे, 1 2 3 4। ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हम बना पाए थे वाटर के, जबकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब बारी आती है ईथर की। एक ईथर मॉलिक्यूल दूसरे ईथर मॉलिक्यूल के साथ, प्योर की बात हो रही है, यानी मैं बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाहता हूं। जब बॉइलिंग पॉइंट चेक किए जाते हैं तब प्योर कंपाउंड का ही बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता है। अब जब मैं ईथर को कंसीडर करूंगा, एक ईथर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, और इसमें तो पोलर हाइड्रोजन नहीं है, नो पोलर हाइड्रोजन, मतलब इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम नहीं है जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर के साथ कंबाइन कर सके और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। दैट मींस ये ईथर दूसरे ईथर मॉलिक्यूल के साथ जीरो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, जीरो हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर सबसे ज्यादा, अल्कोहल कुछ कम हाइड्रोजन बॉन्ड, ईथर आपस में जीरो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर के ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ हल्के अल्कोहल्स जिनके मोलर मास कम होते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट होंगे ईथर्स के। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस किस से रिलेट करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड। एक तो ये बात हो गई। मोलर मास जरूर बढ़ रहा है, इसका कम है मोलर मास 18 है, इसमें हमने एच हटा के CH3 बढ़ा दिया, मास बढ़ गया। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कम हो रहे हैं, लेस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस करके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा डोमिनेट करते हैं मोलर मास के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोअर अल्कोहल लेते हैं तो लोअर अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं वाटर से, एंड वाटर से भी कम बॉइलिंग पॉइंट होंगे ईथर्स के, CH3 OCH3। अब इसके तो हाइड्रोजन बॉन्ड जीरो बने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बड़ी कम हो गई, मोलर मास बढ़ा दिया, जबकि मैंने मोलर मास बढ़ा देने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट इसके कम रहेंगे यहां पर बॉल। लेकिन इस आर ग्रुप को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, अदरवाइज क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 कार्बन का अल्काइल ग्रुप ले लोगे दोनों तरफ, बस एक एक कार्बन ज्यादा ज्यादा। तो दूसरा एक रिलेशन, एक तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास बताया, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक और चीज के, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। IMF क्या? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई सारे टाइप की होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेंडर वॉल्स फोर्स भी हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाइपोल डाइपोल भी हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, कम हाइड्रोजन बॉन्ड, जीरो हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं, इसलिए ईथर के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा? क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हमारे पास एक अल्कोहल है, एक ईथर है, दोनों के मोलर मास बराबर है, आइसोमेरिक अगर हैं दोनों के दोनों, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक आइसोमेरिक ethers and alcohols, आइसोमेरिक मोलर मास बराबर वाले। क्लियर बात है, मोलर मास तो डिसाइड नहीं करेगा, बराबर है दोनों के। कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज्यादा होता है? अल्कोहल में, ईथर में कम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक मैंने ये लिखा मॉलिक्यूल CH3, ऑक्सीजन
CH3, CH3, CH2, OH, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये है रिलेशन। दूसरा CH3, CH2, CH2OH, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसके कंपैरिजन में? CH3, CH2, ऑक्सीजन CH3। आइसोमेरिक हैं ये, ध्यान रखना। दिस इज आइसोमेरिक विद आइसोमेरिक। क्यों आइसोमेरिक हैं? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, C3H8O, C3H8O, C3H8O। एक और लिख दे रहा हूं, मोलर मास बराबर होने चाहिए, लेकिन एक है मेरे पास ये। अब मैं फिनॉल ले लेता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल भी तो शो करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा यहां पर। यहां लिख दिया मैंने CH3। इसको मैंने कंपेयर किया एनिसोल के साथ, OCH3 के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास दोनों के बराबर हैं। दीज टू आर आइसोमेरिक, आइसोमेरिक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जरूर क्वेश्चन मिलता है इस बेस पर। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक ईथर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। एक अल्कोहल लिया, एक एल्केन लिया, एक अल्काइल हैलाइड लिया, एक ईथर लिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, किसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे? अब ये तो आइसोमेरिक नहीं हो सकते, एल्केन थोड़े ईथर का आइसोमर होगा, एल्केन में तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ईथर में तो ऑक्सीजन होता है। तो अब हम ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्केन लिया, एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे ईथर्स के, ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे अल्कोहल के, अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ये आइसोमेरिक तो नहीं हो सकते, लेकिन इनके मोलर मास हमें आसपास रखने हैं। इफ दे हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, मतलब इनके मोलर मास आसपास है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 कार्बन है तो इसमें आप 50 कार्बन ले लो, इसमें 20 कार्बन ले लिए तो इसमें 1 कार्बन लिया। आसपास होने चाहिए, मोलर मास लगभग लगभग बराबर बराबर जैसा होना चाहिए। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तब अगर पेंटेन दिया हमें CH3 CH2, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, थ्राइस ले लिया एंड CH3 ले लिया, 1 कार्बन 3, ये हो गए 4 और 1 5। ये पेंटेन मॉलिक्यूल है, क्या लिखूं मैं इसे? नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन मॉलिक्यूल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे ईथर के, इथाइल, ऑक्सीजन, इथाइल। अब ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, 4, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, इसमें तो लेकिन 5 हैं, 5वें कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया, तो लगभग बराबर बराबर से मोलर मास है। ये है कंपेरेबल मोलर मास। ये क्या चीज है? इथॉक्सी इथेन है, क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, थोड़ा सा पोलर है, ये पोलर होगा। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH के, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये है ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1। इसके बॉइलिंग पॉइंट 390 केल्विन होते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट 307 केल्विन होते हैं, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं 300
के आसपास, 300 केल्विन के आसपास होंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट आपको करते चले जाना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इंक्रीज होते चले जाएंगे। अब ये तो थे बॉइलिंग पॉइंट की बात। इससे भी ज्यादा किसके होने चाहिए? इससे भी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के, 1 2 3 ऑक्सीजन OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा निकलेंगे और ज्यादा निकलेंगे। ये भी कंपेरेबल, यानी 3 कार्बन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा ऑक्सीजन, लगभग कंपेरेबल मोलर मास होने के कारण हमने इसको ज्यादा किया। अब अगर मैं फर्दर इनकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करता, सॉल्युबिलिटी एक अलग चीज है। ये तो थे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें क्या चेक करना होता है? मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन इन प्योर स्टेट, कुछ मिक्स नहीं किया, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरेक्शन को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, IMF। अब हमें दूसरे नंबर पर क्या करना है? दूसरे नंबर पर हमें चेक करना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है? मान लो मुझे वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। वाटर मॉलिक्यूल मैंने A मान लिया, सॉल्वेंट को ये ऐड किया, B ऐड कर दिया। अब ये प्योर तो नहीं रहा, A में B मिक्स हो गया। A एंड B के इंटरेक्शन मुझे चेक करने पड़ेंगे। यानी अब देखना पड़ेगा वाटर के साथ मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल कितना इंटरेक्शन कर रहा है। पहले देखना पड़ रहा था बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो मॉलिक्यूल आपस में कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में चेक करूंगा तो वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से कितना इंटरेक्शन। अगर मैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहा हूं तो इथेनॉल मॉलिक्यूल इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ कितना इंटरेक्शन कर रहा है शो। ईथर का अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो ईथर का एक मॉलिक्यूल ईथर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना इंटरेक्शन शो कर रहा है। लेकिन सॉल्युबिलिटी में मैं जिस चीज में डिसॉल्व कर रहा हूं, मान लो वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो वाटर में एंड दूसरा जो मॉलिक्यूल ऐड किया है उसमें आपस में इंटरेक्शन कितना स्ट्रांग है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन यहां चेक किए जा रहे हैं और मुझे सॉल्युबिलिटी देखनी है। तो अब सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्वेंट क्लियर करना पड़ेगा पहले। मान लो मैंने सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करनी है, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करनी। वाटर में मुझे एल्केन ऐड करना है, H ऑक्सीजन H। पहले मैंने ऐड किया एल्केन। जब एल्केन ऐड किया, एल्केन तो ये CH3 CH2 CH2 CH3, कोई पोलैरिटी नहीं है। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इसके एंड वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई वाटर वाटर में तो बन जाएगा, लेकिन एल्केन एंड वाटर के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। दैट मीन्स एल्केन्स आर insoluble in water। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं अल्कोहल मॉलिक्यूल को, एक ROH मॉलिक्यूल, वाटर ऐड कर दिया हमने इसमें। वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए इन दोनों मॉलिक्यूल में चेक किया इंटरेक्शन। अल्कोहल का H, इसका लोन पेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन्स सॉल्यूट में एंड सॉल्वेंट में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटरेक्शन हो गया तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे? अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर।
बात आ जाती है तीसरी ईथर्स की। ईथर और ऑक्सीजन आर, किसमें डिसॉल्व करना है इसको? वाटर में हम डिसॉल्व करना चाहते थे। एच, ऑक्सीजन एच। ये वाटर के पास तो पोलर हाइड्रोजन है, ईथर के पास तो नहीं है, चलो, लेकिन ईथर को तो मुझे डिसॉल्व करना है वाटर में। यहां ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है तो मैं बोल सकता हूं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सॉल्यूट क्या है? ईथर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ईथर्स आर soluble in water टू, अल्कोहल भी डिसॉल्व कर जाते हैं एंड ईथर भी डिसॉल्व कर जाते हैं, यानी मिक्सिबल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एल्केन वाटर में इंसॉल्युबल, एल्कीन वाटर में इंसॉल्युबल। एल्काइन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से नहीं बनाता, वाटर में इंसॉल्युबल। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल। ईथर वाटर में सॉल्युबल। अब हम एग्जामिन करते हैं डिटेल से ईथर्स को, क्योंकि ईथर वाला ही चैप्टर चल रहा है, तो ईथर एक तो होगा नहीं, ईथर तो बहुत सारे होते हैं। एक ईथर है CH3OCH3, ये पोलर है डेल नेगेटिव, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो पाया, ये वाला हिस्सा है। मैं लिखता हूं C2H5 ऑक्सीजन, C2H5। ये है पोलर वाला पार्ट जिसकी वजह से सॉल्युबल है, इसकी वजह से नहीं है सॉल्युबल। और लिखा मैंने C3H7, C3H7 कार्बन में बढ़ाता जा रहा हूं। इसके बाद ऑक्सीजन C4H, ये आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा C4H9 एंड सो ऑन, बढ़ाते जाओ कार्बन। ईथर में दो पार्ट हैं, एक एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, इस एल्काइल ग्रुप वाले पार्ट का नेचर अलग है, इसके कारण डिसॉल्व नहीं हुआ ये वाटर में, इस ऑक्सीजन के कारण डिसॉल्व हुआ, जो कि फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। इस CH3 के कारण डिसॉल्व नहीं हुआ, ये वेरी कर रहा है, ये बढ़ गया, ताकत बढ़ गई इसकी, और ताकत बढ़ गई। एक ईथर हुआ करता था जिसमें एक पार्ट था ये वाला पार्ट, जिसको मैंने नाम दिया था हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट का? ये पार्ट ईथर को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये पार्ट ईथर को वाटर में डिसॉल्व करवा देता है। ये पार्ट आर हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये चाहता है कि ये वाटर में डिसॉल्व ना हो। यहां जब तक के छोटे अल्काइल ग्रुप हैं, इसकी ताकत कम है हाइड्रोफोबिक पार्ट की, तब तक तो ये सॉल्युबल, ये बढ़ गया थोड़ा सा कम सॉल्युबल, और बढ़ गया और कम सॉल्युबल, और बढ़ गया ये कार्बन। इसका मतलब है जैसे जैसे ईथर में कार्बन बढ़ते जाते हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। ये अल्कोहल के लिए बात भी ट्रू है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी बात ट्रू है, ये ईथर के लिए भी बात ट्रू है। क्योंकि आर ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो मैं अगर इसे डाउन द ग्रुप एक एरो लगा करके ये लिख देता हूं, solubility decreases, solubility in water decreases,
as number of carbon atoms increase, because hydrophobic part फोबिया जानते हो आप, डरना, वाटर से डरता है, ये आर ग्रुप। हाइड्रो वाटर, फोबिक फोबिया, इंसान भी होते हैं बहुत सारे ऐसे जिन्हें वाटर से डर लगता है। नदी के किनारे नहीं खड़े हो सकते, समंदर के किनारे बीच पर खड़े होते हुए उन्हें डर लगता है, पानी से डर लगता है, दूर भागते हैं पानी से, फोबिया है। डॉक्टर क्या कहता है उनको कि हाइड्रोफोबिक, ये बंदा हाइड्रोफोबिक है, एक्वाफोबिया कहते हैं हम उसे। तो यहाँ ये ईथर का एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करता है, दूर भागता है उससे, डिसॉल्व नहीं होने देता है ईथर को। इसकी पावर बढ़ती जा रही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जा रही है। हम सॉल्युबिलिटी इस तरह से डिसाइड करेंगे। छोटे ईथर परफेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से मिक्सेबल हैं, जबकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे ऐसे ऐसे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएंगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट नहीं करेगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बहुत हायर ईथर्स जो होंगे वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ये है एक सिंपल ऑर्डर। अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अगर हम ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई। अगर मैं कहता हूं बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने कंपेयर किए, बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसी भी ईथर में नहीं होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा। इससे ज्यादा C2H5 ऑक्सीजन C2H5, इससे भी ज्यादा C3H7 ऑक्सीजन C3H7, बढ़ती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जा। सॉल्युबिलिटी की बात अगर इसी की करोगे इन वाटर, कम होती जाएगी। ये CH3 ऑक्सीजन CH3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, C2H5 ऑक्सीजन C2H5 की सॉल्युबिलिटी कम, इससे भी कम C3H7 ऑक्सीजन C3H7। ब्रांचिंग का सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है एंड ब्रांचिंग का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है, वही अप्लाई करना है आपको जो आपने अल्कोहल में पढ़ा है। अल्कोहल में जो मैंने डिस्कस किया उसी तरह से जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाते हैं अगर आइसोमेरिक के करेंगे हम तो ये वाला पार्ट जितना, ये सामने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, सॉल्युबिलिटी पता चल गई, बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया, तो वोलेटिलिटी पता चल गई। वोलेटिलिटी, वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब भाप बन के जो उड़ रहा है, बड़ी आसानी से भाप बन के कौन उड़ेगा, जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो वोलेटिलिटी ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, इनवर्सली रिलेटेड विद बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे वोलेटिलिटी पूछ लिया गया तो आप बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा ऑर्डर बता दोगे। वोलेटिलिटी डाइमिथाइल ईथर की सबसे ज्यादा, कार्बन बढ़ते चले गए, वोलेटिलिटी कम होती चली गई। वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट होने की टेंडेंसी, इवेपोरेट कौन कितना ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा इवेपोरेट होगा उतना ज्यादा वोलेटाइल वो बोला जाना चाहिए। अब हम आ रहे हैं इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी जिसमें बॉन्ड टूटेंगे। अभी तक हमने ईथर का कोई बॉन्ड तो नहीं तोड़ा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिसाइड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, और जो बॉन्ड टूटते हैं, केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, वो डिसाइड करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो जो ईथर्स हैं, ईथर की एक खास बात क्या है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले। तो इसमें ये लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकता है अगर कहीं ये किसी H पॉजिटिव से इंटरेक्शन करता है। तो H पॉजिटिव से इंटरेक्शन करने के बाद ये
प्रोटोनेटेड एक स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहां ईथर नेचर में बेसिक होगा। बेस किसे कहते हैं हम, जो अपना लोन पेयर देते हैं, किसको, H पॉजिटिव को। अगर इसने ये डोनेट कर दिया तो R ऑक्सीजन R, यहां पर H आया, प्रोटोनेटेड ईथर ये बना। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड ईथर। दैट मीन्स एसिड ईथर से रिएक्शन करके सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहां ईथर बेस की तरह से एक्ट करेगा। जो भी सब्सटेंस अपना लोन पेयर देते हैं वो बेस हैं। ईथर्स आर बेसिक इन नेचर। काम की बात क्या पता चली, ईथर्स कैन एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस मतलब जो लोन पेयर देते हैं वो। कौन कौन है और लुईस बेस, वाटर लुईस बेस है। और कौन है लुईस बेस, अल्कोहल लुईस बेस है। और कौन है लुईस बेस, अमोनिया लुईस बेस है, एमीन लुईस बेस है। और दूसरे एग्जाम्पल लुईस बेस के ये हैं। उनमें एक ईथर, क्योंकि हम तो ईथर पढ़ रहे हैं तो हम इससे कंसर्न है फिलहाल। अभी एक बात क्या पता चली, ईथर्स कैन एक्ट एज लुईस बेस। कब, जब हम उसमें कोई एसिड ऐड करेंगे तब, उससे पहले नहीं। खुद से नहीं होंगे ना बेस, जब उसमें एसिड कोई ऐड किया जाएगा तब होगा। अगर हम एक सिंपल सी बात ये करते हैं कि अल्कोहल से कंपेयर, भाई आप ये पढ़ते ही होंगे रिएक्शन, जब वाटर में कोई एसिड ऐड कर दिया जाता है, H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो आप H3O पॉजिटिव लिख देते हो ना। तो यहाँ ये बेस ही तो है वाटर। यही काम अल्कोहल करता है, ROH, H पॉजिटिव प्रोटोनेशन देगा। कहाँ, लोन पेयर पर। क्यों, खाली ऑर्बिटल है। ये खाली ऑर्बिटल लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन करता है, R ऑक्सीजन H पॉजिटिव, ROH2 पॉजिटिव। क्या नाम था इसका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा, देखो इस पर ध्यान दो। ये पहले से पोलर था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। हमने इधर बढ़ा दिया H बढ़ाने से पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पर। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा उस पर पॉजिटिव। एक तो ऑक्सीजन पहले ही बहुत ज्यादा खींचने की पावर रखता है, दूसरे उस पर डाल दिया आपने पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी खींचने की पावर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो मिसाल सुनी होगी ना, कहावत जो होती है, कहावतें, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। तो पहले से ही कड़वा होता है और फिर उसका संबंध नीम के साथ हो गया, नीम खुद कड़वा होता है। तो ये पहले से पोलर था, नेगेटिव था, तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रखे थे पहले से ही। लेकिन उल्टा हमने प्रोटोनेशन कर दिया, अब तो पोलैरिटी इसकी बहुत बहुत बढ़ गई है। बॉन्ड टूटना अब इसका आसान हो गया है। जब बॉन्ड टूटेगा तो एक R पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन जाएगा, प्लस वाटर। ये अल्कोहल के केस में आपने पढ़ा है, अल्कोहल कैन गिव कार्बोकैटायन। प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी कार्बोकैटायन देता है, टर्शियरी अल्कोहल टर्शियरी कार्बोकैटायन देता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये था अल्कोहल तो नहीं पढ़ना, हमारा फाइनल टारगेट तो पढ़ने का है ईथर का। ईथर पर आ जाते हैं। जो काम हमने वाटर में किया वही काम हमने अल्कोहल में किया, वही काम हम ईथर में भी करेंगे भाई। पोलर है, पहले से पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव हो गया। मैंने इसमें ऐड कर दिया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ऐड करने पर ये आ गया लोन पेयर प्रोटॉन से, ये हो गया बेस। बेस का मतलब क्या है, जो H पॉजिटिव से इंटरेक्शन करता है वो बेस होता है। अब क्या लिखूं मैं, प्रोटोनेटेड ईथर लिख दूं, R ऑक्सीजन R, यहां पर मैंने जोड़ दिया H। नाउ व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड ईथर।
पोलैरिटी बहुत बढ़ गई, दिस इज हाईली हाईली पोलर बॉन्ड। अब जो कि बॉन्ड टूट नहीं पा रहा था, हाईली पोलर होने के कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये न्यूट्रल हो गए। क्या अलग हो गया? अलग हुआ ROH, ये R, ऑक्सीजन H हो गया अलग, प्लस ये R पॉजिटिव हो गया अलग। इस बॉन्ड को अगर ध्यान देते हो तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज है वही जो हमने अल्कोहल में पढ़ा। अल्कोहल में कौन कौन से बॉन्ड टूटे थे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो एग्जैक्टली ये उसी तरीके का एक रिएक्शन है जो हम कर रहे होते थे अल्कोहल में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज। मींस यहां से बात क्या पता चली है? जो बात पता चली है वो बात मैं बता रहा हूं, वही गोल्डन शब्दों से लिखी जाने वाली बात है। व्हेन वी एड एसिड इन ईथर, ईथर में यानी बेस में जब क्या ऐड किया? एसिड जब ऐड कर दिया, when we add acid in ether, carbocation is formed as an intermediate. ये है मेन बात। ईथर की प्रॉपर्टी में ईथर का रिएक्शन शुरू तभी हो सकता है जब हम उसमें ऐड करेंगे कोई एसिड। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होकर कौन सा बॉन्ड टूटा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होकर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बात को। जब हम ईथर में एसिड ऐड करते हैं तो ईथर बेस की तरह से अपना लोन पेयर देकर एसिड से प्रोटोनेटेड ईथर बना देता है और बॉन्ड पोलर हो जाने के कारण कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। इस इंटरमीडिएट बनने में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। यह है प्रोसीजर जो इनिशिएट करता है ईथर की प्रॉपर्टीज को। ईथर की प्रॉपर्टीज यहां से सब इनिशिएट होंगी। ये हो गई बात एक। इसके बाद अब मैं बता रहा हूं मेन प्रॉपर्टी, जो काम की प्रॉपर्टी है, जो रटने वाले बच्चे हैं, जो रट करके काम चलाते हैं, उन्हें ये याद करना पड़ेगा। एक था ईथर, अब मैं रिएक्शन बता रहा हूं। पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX। इसको हम एक और नाम देते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर। क्लीवेज ऑफ ईथर में हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं। HX क्या है? HX है HCl या HBr या HI। जब हम किसी ईथर को रिएक्शन करते हैं, R ऑक्सीजन R रिएक्शन कर दिया मैंने। किससे किया रिएक्शन? रिएक्शन किया HBr से। तो क्या करना है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है। एक तरफ HBr का H, एक तरफ Br। मैकेनिज्म अभी मैं बता रहा हूं। ये H एंड Br तो हो गए अलग अलग, बीच में चार्ज आ गया प्लस। जो H था वो आ गया ऑक्सीजन वाली साइड, R ऑक्सीजन H। Br जो था ये आ गया अल्काइल ग्रुप वाली साइड। दो मॉलिक्यूल मिले यहां। एक मॉलिक्यूल मिला मुझे हेलो एल्केन, एक मॉलिक्यूल मिला मुझे अल्कोहल।
क्या कंक्लूजन निकाला मैंने? व्हेन ईथर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर का, इनफैक्ट बस एक ही रिएक्शन भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, ये एक मेन प्रॉपर्टी ईथर की है। व्हेन ईथर्स आर रिएक्टेड with halogen acids, alcohols, and alkyl halides are formed. एक अल्कोहल बनना है, एक अल्काइल हैलाइड। ये है क्लीवेज ऑफ ईथर मैकेनिज्म। ये तो मैंने अभी एक स्टेप किया, अभी आगे भी बढ़ा सकते हैं हम इसे रिएक्शन। देखो अल्कोहल, वापस पहुंचो पिछले वाले चैप्टर पर। ROH HBr से रिएक्शन करके क्या बनाता था? RBr प्लस वाटर, ये लिखते थे या नहीं? अब रिएक्शन कर दो यहां, ROR एक्सेस ऑफ HBr। इस बार जो HBr गिवन है वो अलग तरीके का है, ये एक्सेस है, बहुत सारा है, जितना यूज करो उतना आपके पास अवेलेबल है। पहले तोड़ दिया इसे, ROH बना प्लस RBr बना। ये क्योंकि अभी HBr बचा हुआ है, एक्सेसिव है क्योंकि, फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा ये क्या करेगा रिएक्शन? HBr से फिर रिएक्शन करके क्या बना देगा? RBr बना देगा, साथ में बन गया वाटर। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ईथर व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HBr। HBr का अगर एक्सेस लिया गया है तो RBr बन जाएगा प्लस H2O प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये होगा ओवरऑल रिएक्शन। हमें एल्काइल ब्रोमाइड फाइनली बनाना है अगर एक्सेस ऑफ HBr दिया है। अगर एक्सेस ऑफ HBr नहीं गिवन है, 1 मोल गिवन है, तब हमें क्या लिखना होगा? तब हमें लिखना होगा ROH प्लस RBr। ये है ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक छोटा सा मैकेनिज्म अगर सोचा जाए तो आप खुद भी लिख सकते हो। अगर ROR था, बात आ रही है मैकेनिज्म की, अगर हम मान लेते हैं कि कार्बोनियम आयन स्टेबल मिलता है तो HBr को H पॉजिटिव, Br नेगेटिव में तोड़ दोगे आप, H पॉजिटिव यहां पर आ गया, प्रोटोनेटेड ईथर मिला। पहला स्टेप हुआ प्रोटोनेटेड ईथर। मैकेनिज्म तब तक नहीं लिखोगे जब तक पूछा नहीं जाएगा। ये प्रोटोनेटेड ईथर विल ब्रेक इनटू R पॉजिटिव प्लस ROH। ये ROH अलग हो गया, R पॉजिटिव इस वाले Br नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा, Br नेगेटिव ये रिएक्शन करके इधर आकर RBr बना देगा। बस ये है रिएक्शन। अगर तो फ्री कार्बोनियम आयन बन रहा है SN1 की तरफ से तो आप SN1 कर दो। अगर मिथाइल या इथाइल है, अनस्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनाकर SN2 टाइप रिएक्शन कर दो। बिल्कुल RCl वाला रिएक्शन है, SN1 SN2 पढ़े होंगे ना कभी, वही वाला बिल्कुल अप्लाई करना है। इफ दिस R ग्रुप इज capable of forming stable tertiary carbocation, then reaction will be SN1. And if this carbon is either methyl or ethyl or propyl primary carbocation, then you will have to give reaction by SN2 mechanism, transition state बनेगी, वो भी बना करके मैं बता दूंगा। बस फिलहाल तो इस R पर ध्यान देना है क्योंकि अभी R हमने ये ओपन नहीं किया। तो अगर मैं आपको कहता हूं, ध्यान देना इस प्रॉब्लम पर, अनसिमेट्रिकल ईथर ले लिया इस बार मैंने, CH3 ऑक्सीजन CH3। अब क्वेश्चन है कि Br हम किधर लगाएंगे? HBr के केस में, Br में, भाई यहां तो मैंने एक लाइन लगाई, इधर Br लिख दिया, इधर OH, दोनों सेम है तो कोई इशू नहीं है। अब यहां मैं
टर्शरी ब्रोमाइड लिखूं या टर्शरी अल्कोहल लिखूं, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो तोड़ के देख लो, पहले प्रोटोनेशन करो। प्रोटोनेशन करोगे तो बन जाएगा CH3 CH3 CH3, ऑक्सीजन CH3 पॉजिटिव। अब दो बॉन्ड हैं कार्बन ऑक्सीजन टूटने वाले, कौन सा तोड़ें भाई? कौन सा तोड़ दें? क्या ये वाला तोड़ें या फिर कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ दें? अगर कार्बन ऑक्सीजन ये टूट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज टर्शरी पोजीशन पर आएगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन ये वाला टूटा तो मिथाइल पॉजिटिव बना। मिथाइल पॉजिटिव तो कम स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नारा लगाना है पूरा। और ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यही होगी, यही करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। तो क्लीवेज किधर करना है? जिधर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। अगर SN1 मैकेनिज्म हो रहा होगा तब। दैट मीन्स मैं इंटरमीडिएट क्या बनाऊंगा? C पॉजिटिव, CH3 CH3 CH3, अलग क्या हट गया? CH3OH अलग हट गया। साथ में आगे बढ़ाओगे इसको, Br नेगेटिव जो बचा हुआ बैठा था यहां, वो इसके साथ कंबाइन करके आपको लिख देना चाहिए आंसर CH3 CH3 CH3Br। दैट मीन्स अगर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो उधर आपको ब्रोमाइड जोड़ना है। अनसिमेट्रिकल ईथर में, उन ईथर में जिधर दोनों तरफ अलग अलग R ग्रुप होते हैं, अगर एक तरफ स्टेबल फ्री कार्बोकैटायन बन सकता है, हाईली स्टेबल है, तो उसी साइड आप Br लगाओगे। ये क्लीवेज इस साइड से नहीं करना है, गलत है। ये क्लीवेज इस साइड से करना है, सही है। फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मतलब दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं अगर, तो आपको ध्यान देना है कि कार्बोकैटायन किधर स्टेबल बन पा रहा है। ये है थ्योरी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये तो आप कर लोगे टर्शरी कार्बोनिल आयन के बेस पर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और आती है, और वो है एक ये बेंजीन, ये भी ईथर ही है। ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा दिया भाई, ROR, लेकिन फिनाइल OR अनसिमेट्रिकल ईथर है, मिक्स्ड ईथर है। आप इसे लिखो, बिल्कुल मिक्स्ड ईथर लिखो। या अनसिमेट्रिकल ईथर लिखो। जब मैं इसको HBr से रिएक्शन करता हूं, यहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप सब जानते हो, बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां रेजोनेंस करके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है, जिसके कारण ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाने की वजह से कभी ये गलती नहीं करनी है कि आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे। अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल गलत करोगे। नेवर। कार्बन बेंजीन वाला ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं तोड़ना है। छोड़ दो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, बाद की बात है। अब नहीं देखेंगे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, है भी नहीं स्टेबल, यहां पॉजिटिव स्टेबल बनेगा भी नहीं। लेकिन बेंजीन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं तोड़ना। sp2 कार्बन है, वही जो क्लोरीन वाले केस में हम अप्लाई किया करते थे। sp2 कार्बन है, रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना रहा है, तो कभी नहीं टूटेगा। तो हमेशा हमेशा कार्बन ऑक्सीजन नॉन एरोमेटिक वाला ब्रेक करना है। यही ब्रेक होगा, यही ब्रेक होगा, यही ब्रेक होगा। तो अंडरस्टूड है। ये तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो HBr का H लाऊंगा मैं इधर,
एंड Br नेगेटिव को कार्बन पॉजिटिव पर चिपकाना पड़ेगा। आंसर मुझे मिलेगा CH3Br और ये H आएगा फिनॉल वाली साइड, यानी H ऑक्सीजन बेंजीन। फिनॉल ही आंसर होगा अगर एक एरोमेटिक रिंग है तो। Br के साथ कनेक्ट किया, ये अल्काइल ग्रुप जो भी कुछ है तो। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसमें एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग, अगर कभी R ग्रुप कोई और भी हो, कुछ भी हो, बेंजीन ऑक्सीजन R, तो आपको यही बॉन्ड का क्लीवेज करना। नेवर, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? ये क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। किधर लाओगे H, इधर लाओगे H, इधर लाओगे Br। Br आएगा अल्काइल के साथ, H आएगा बेंजीन ग्रुप के साथ। आंसर क्या लिखना होगा? मुझे फिनॉल लिखना होगा। फिनॉल ही बनाएंगे, साथ में R ग्रुप के साथ Br। आने वाली प्रॉब्लम है ये, क्या ऐड किया? HBr ऐड किया। कौन रिएक्शन फास्ट करेगा? कौन सा एसिड? HBr, HCl, HI, HF, ये तो बड़े सारे होते हैं। कौन फास्ट करेगा रिएक्शन इन सब में से? जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा भाई। प्रोटोनेशन कौन देगा? ROR को कौन अपना प्रोटॉन देगा? अल्कोहल है या ईथर है? ईथर में एक लिया मैंने HBr, एक लिया मैंने HCl, HI, एक लिया मैंने HCl। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ये H ज्यादा देगा, ये थोड़ा कम देगा, ये और कम देगा, तो प्रोटोनेशन ये ज्यादा करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, of ethers with halogen acid is HI सबसे ज्यादा, HBr उससे कम, HCl सबसे कम। कारण स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI। सबसे ज्यादा H कौन देगा? HI। ईथर सबसे फास्ट किससे रिएक्शन करेंगे? HI से। क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो क्लीवेज ऑफ ईथर इज मोस्ट फिजिबल विद हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लीवेज ऑफ ईथर इज लीस्ट फिजिबल विद HF। तो अगर हम रिएक्शन करना चाहते हैं तो हम HI HBr से आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। HCl से रिएक्शन ये हायर टेम्परेचर पर हो पाता है, नहीं हो पाता, मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं, वीकर एसिड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी मैंने आपको ये बता दिया है। तो ईथर का ये एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कंटिन्यू रखूंगा मैं, आगे भी आपको डेफिनेटली बताऊंगा। इसको कंटिन्यू रखेंगे हम अगली क्लास में।